अब हमें ये तो पता ही चल गया है दैट इलेक्शन का टॉपिक हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस ईयर, है ना, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस विच आर गोइंग टू बी कंडक्टेड नाउ दैट द डेट्स आर अनाउंस्ड, बट ऑल्सो दैट फॉर द अनदर ईयर लाइक आफ्टर 5 years हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं. तो दैट वन नेशन वन वोट सिस्टम जो है उस पर भी बात हो रही है. So the point is कि I have already explained you about the significance and everything in the previous video, but it's very, very crucial now so that we are prepared with any kind of, even if that's a very basic question or that's, you know, slightly advanced question, we are prepared with any kind of question related to the topic so that we are on the safer side in the prelim examination, especially. Moreover, if any kind of question comes which are like completely out of the box, तो फिर वो बाकियों को भी दिक्कत आएगी. तो ये भी आपको समझना और इसलिए परेशान नहीं होना है. So on this note, welcome to Anjan Kalash IAS. I am Arpita Prakash, presenting you the 4th session, which is titled as the electoral system in India. And I'll quickly help you know that I have already created this playlist on the YouTube channel of Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash. And you see it is GS2 Polity and Constitution, wherein first 3 sessions are already done. ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द टेरिटोरियल, द रिजर्व्ड, द डिलिमिटेशन कमीशन एटसेट्रा. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is understanding about the method of election in India, that is first past the post system and the proportional representation. अब ये सारा कुछ समझने के बाद हमें यहाँ पे ये समझना है कि इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया क्या है, कैसे काम करता है. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे that it's a clip which is taken from लक्ष्मीकांत. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू यू. इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये बुक लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, दिस इज एंटायरली टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम डायरेक्टली कुछ आर्टिकल्स करेंगे, बट इतने पे नहीं रुकना है. ठीक है, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू स्टॉप ऑन दैट बिकॉज वी ऑल्सो हैव द करंट अफेयर्स इंक्लूडेड. वाई आपको समझ में आ जाएगा एज यू विल स्टे अलॉन्ग विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ये विजन IAS के मंथली मैगजीन से लिया हुआ है. दिसंबर का भी न्यूज़ है एंड अगस्त एंड मार्च का भी है. हाउ थिंग्स हैव प्रोसीडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो वो हम करेंगे, बट उसके पहले ना, इसको अभी मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ दीज आर्टिकल्स ओनली. तो विल डायरेक्टली फर्स्ट डू फ्रॉम द आर्टिकल्स. ठीक है, एक बार फिर हम जस्ट क्विकली पॉइंटर्स को रिवाइज कर लेंगे सो दैट वी मेक सेंस. आई हैव जस्ट अटैच्ड एवरीथिंग हियर सो दैट यू डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. सम पीपल प्रेफर टू रीड द बुक, सम पीपल प्रेफर टू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो मैंने आप सबके लिए सब कुछ ही अटैच कर दिया है. ठीक है, नाउ वेरी क्विकली मूविंग टू द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया एंड सीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हियर. सो सबसे पहले तो ये कहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो पार्ट कौन सा है, 15 है. ठीक है, पार्ट 15 में इलेक्शंस की बात की गई है. दैट प्राइमरीली फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेन्स वन आर्टिकल विच इज 324. और भी हैं बट उस पर बाद में आएंगे. सो फर्स्ट आर्टिकल इज 324, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज इट इज दिस आर्टिकल विच डील्स विथ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, लेट अस रीड. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an election commission. एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसको देखना है कि सारा इलेक्शन का काम जो है वो अच्छे से उसको सुपरिटेंड करें, डायरेक्ट करें, कंट्रोल करें. जो भी काम है बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड, दैट इज टू बी डन बाय अ बॉडी कॉल्ड एज इलेक्शन कमीशन. बट इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस को देखते हैं, सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है. देखो, पार्लियामेंट के इलेक्शंस को लिखा हुआ है ना, ऑल द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, state legislature and elections to the offices of president and vice president. तो ये 4 you have to remember that if they ask you the question related to election commission, that has to be the president, the vice president, the parliament and the state legislature. It does not include the local government. उसके लिए अलग से state election commission होता है. ठीक है, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं that is election commission of India, right? So only this prelims का बहुत important pointer है, so this you will remember. Okay? So here the constitution calls that commission as election commission. तो उनका सारा काम क्या रहेगा with respect to election, है ना? Electoral rolls. Electoral roll क्या होता है, जो आपकी पूरी वोटर की लिस्ट होती है. ठीक है, कि कौन कौन से लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं, एलिजिबल हैं. ठीक है, एंड देन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. सो इवन प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये किसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की. नाउ द क्वेश्चन इज कि इलेक्शन कमीशन में कौन से लोग होते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर. सो इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स एंड. ठीक है, अपॉइंटमेंट पे हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले आप इस पॉइंट को समझो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी आर ट्राइंग टू
डू दिस एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड. ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन गिवन इन विच आर्टिकल 324. इलेक्शन कमीशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर ऑल देयर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? वन पर्सन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, प्लस some number of election commissioners. That number would depend on what the president is fixing from time to time. अभी if you have gone through the latest news, आपने ये सुना होगा कि अभी हमारे recent में 2 election commissioners जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं. So if I just show you that from the news, ठीक है, ये देख लो, ये recent news में आपको दिख ही रहा होगा कि सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर्स. 2 लोग हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. एंड हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अभी आपको अगर दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, राजीव कुमार. ठीक है, ये अभी आप इतना ध्यान रखेंगे. एंड नाउ विल सी द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर डिस्कशन. So for the time being we have the chief election commissioner and 2 election commissioners. ठीक है, that's the present status. Okay. Now the point is who appoints them. ठीक है, अब देखो अपॉइंटमेंट के लिए क्या बोला जा रहा है. अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय द प्रेसिडेंट. मतलब अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में कोई लॉ होगा जिसके बेसिस पे जो भी प्रोविजन दिए होंगे दैट विल डिटरमाइन देन हाउ दिस अपॉइंटमेंट एंड एवरीथिंग इज टू बी डन. Why is this question is like, why is this point or question now becomes very important before we proceed to the other segment? Because सारा जो आगे का current affairs है ना, वो इसी point से related है. तो अभी के लिए if you have understood it or not understood it, keep it on hold, because it's not now important to see what is just given here. It's very important to see what is the current scenario. तो उसमें हम थोड़े देर में आएंगे. एक बार हम इस पूरे को समझ लेते हैं पहले. ठीक है, सेम इफ़ यू जस्ट क्विकली रिवाइज फ्रॉम हियर ऑल्सो, लाइक वट एवर लिमिटेड वी हैव डन बाई फार, कि पार्ट 15 में 324 से 329 दिया हुआ है आर्टिकल्स. फर्स्ट वाला बताता है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा विच हैज़ टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री. ठीक है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, जो भी है ये सारा देखेंगे. देन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात की गई है. ठीक है, दैट इज़ टू बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन. एंड ये तब उन्होंने लिखा, बट ये 2 जो हैं उस समय कोई और 2 लोग थे, अभी कोई और 2 लोग हैं. ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया. अब ये आगे समझने से पहले विल हैव टू गो बैक टू द पॉइंट ऑफ, अच्छा ये लक्ष्मीकांत में यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ है, आगे इलेक्शन कमीशन का डिटेल क्यों नहीं दिया हुआ है? बिकॉज in this chapter, in this segment, they are actually discussing you about what are all the things coming under electoral system in India. So all the things given under this part, उसको उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है. Now there is a whole different chapter in लक्ष्मीकांत on the election commission. ठीक है, जो हम constitutional bodies के अंदर में करते हैं, and therefore that is given there. So I'll just show you. See, this is लक्ष्मीकांत में एक सेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. यू हैव अ चैप्टर ऑन इलेक्शन कमीशन जो उसके बारे में फिर सारी डिटेल आपको देता है. कॉम्पोजिशन, इंडिपेंडेंस, पावर्स, फंक्शन, विजन प्रिंसिपल्स एट्सेट्रा. बट हियर यू हैव टू नोट कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स अब ऐड करना है, और एक पूरा का पूरा इलेक्शन पे सेगमेंट है. आई जस्ट शो यू इवन दैट. So you will be see this political dynamics for this year's exam. Now this topic has become important about political parties. At least जो prelims के लिए ज़रूरी है, थोड़ा ये समझ लेना, क्योंकि कैसे recognition होता है वो जानना ज़रूरी है. Then पूरा elections, ठीक है, इसमें electoral system, election machinery, election process, यही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं in this video. Then you have पूरा on election laws, then electoral reforms, बाकी भी है voting behavior, collision etc. लेकिन कुछ ये जो 4-5 मैंने आपको दिखाए वो टॉपिक्स बहुत ज़रूरी थे एंड शुड बी डन बाय यू वेरी वेरी प्रॉपरली. अब आपको वो सब अगर समझ आ गया है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउ वी कैन कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. तो लक्ष्मीकांत में वी हैव टेकन दिस पॉइंटर. ठीक है, और थोड़ा यहाँ से हम इलेक्शन कमीशन के बारे में समझ रहे हैं. सो आई आस्क्ड यू टू होल्ड ऑन दिस पॉइंट सो दैट विल डू इट जब हम करंट अफेयर्स करेंगे. आगे बढ़ते हैं. When any election commissioner is so appointed by the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission. मतलब कि जब कोई भी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए. 2 इलेक्शन कमिश्नर अभी तक की हमारी बात हुई थी, और एक अगर उनमें से किसी को बना दिया जाएगा तो दे विल एक्ट एज
So this person, the Chief Election Commissioner, acts as the chairman of the Election Commission. Basically Election Commission, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, और फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं इलेक्शन कमीशन में, सो दैट द वर्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पीपल, ठीक है। अब whenever there will be general election जो अब होने वाला है, ठीक है, टू द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा, एंड बीच बीच में स्टेट असेंबलीज के भी होते हैं। सो व्हेनेवर जनरल इलेक्शन होने वाला होगा बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो हर नए इलेक्शन से पहले और जो भी फर्स्ट इलेक्शन होता रहेगा, ठीक है, 5 साल के बाद, एंड बिफोर इवन ईच बाइनियल इलेक्शन, जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी अपने इलेक्शंस होंगे, इन सब के बीच में जो है द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो अपॉइंट। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि इतने सारे इलेक्शन प्रोसेस के पहले ओनली 1 पीपल who is the chief election commissioner or 3 people who are chief election commissioner plus 2 other election commissioners, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है ना कि ओनली दीज कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक इट्स अ ह्यूज टास्क। आपको पता है सारे मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, टीचर्स हैं या अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सबको इन्वॉल्व किया जाता है इन द होल इलेक्शन प्रोसेस, सबका एक रोल होता है। तो उस केस में और भी ऑफिसर चाहिए हमको, देन द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन इवन रीजनल कमिश्नर्स। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, एंड दोज रीजनल कमिश्नर्स विल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब बात होगा कि ये क्या करेंगे, व्हाट विल बी द रोल ऑफ दिस रीजनल कमिश्नर्स टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस दैट वुड बी गिवन टू देम, ठीक है। उसके अलावा द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ दीज इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, वो भी प्रेसिडेंट ही द्वारा डिसाइड किया जाएगा। प्रेसिडेंट कोई रूल बना के उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे? कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड ऑफिस टेन्योर, ठीक है। अब हाउ द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल हैपन? रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल हैपन लाइक द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैपन्स, ठीक है। सो ऑन द सेम मैनर एंड ग्राउंड्स एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अभी गलती से अगर मैंने हाई कोर्ट बोल दिया तो आई एम वेरी सॉरी, बट आई गेस आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन व्हाट आई जस्ट सेड। सो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस। अब यहाँ पे ये ध्यान क्या रखना है, अच्छा, इस रिमूवल वाले पॉइंट को लेकर वी हैव द न्यूज़ इवन इन द करेंट अफेयर्स, ठीक है, तो घबराना नहीं है, विल सी दैट देयर एज वेल। ध्यान इसलिए ये रखना ज़रूरी है बिकॉज नाउ एज आई सेड, अभी जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिखाया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेके, जिसमें मेथड पे बात की गई थी, हाउ द इलेक्शन हैपन्स। 2 ऑप्शंस वर एंड दैट वाज अ 2023 क्वेश्चन। 2 ऑप्शंस वर वेरी easy, anyone who has done the basic reading could solve it, but 2 में उन्होंने अजीब अजीब से डिटेल्स पूछ दिए related to comparison of states which usually people would not have prepared। तो सिमिलरली इस बार चूंकि ये टॉपिक एक तो न्यूज़ में भी रहा है, ऊपर से इलेक्शन भी है, एंड ऑफ कोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो फ्रॉम ऑल द पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसके हमें हर बारीक को ध्यान रखना है। तो रिमूवल में हम अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जिस तरीके से रिमूवल होता है, अब वो कैसे होता है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उस बेसिस पर होना है। एंड द सर्विस कंडीशन शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के लिए ये प्रोविजन रखा जाता है कि एक बार वो अपॉइंट हो गए तो उनके सर्विस कंडीशंस को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, बढ़ाया फिर भी जा सकता है, रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऊपर से ये तो हो गई रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात। भाई अलग जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है या रीजनल कमिश्नर है उनको भी तो रिमूव करने की बात हो सकती है। बोलो कैसे रिमूव होंगे? दे विल बी रिमूव्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट या गवर्नर डिपेंडिंग ऑन जैसा कंडीशन रहेगा, when so requested by the election commission make available to the commission or commissioner staff also। यानी जब भी ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको और स्टाफ की ज़रूरत है, इतना बड़ा प्रोसेस वी नीड टू डू, तो वी नीड स्टाफ, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है बेस्ड ऑन कौन सा इलेक्शन हो रहा है वो प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आगे जल्दी से देख लेते हैं। सो दैट वाज 324, बट डिटेल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन पे हम अभी पहुंचेंगे जब हम करेंट अफेयर्स करेंगे। आगे आते हैं। आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन
और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, इन 4 ग्राउंड्स पे, कौन कौन से ग्राउंड है ये सब हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है, इक्वालिटी वाले में कौन कौन से ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है। इन ग्राउंड्स पे किसी भी पर्सन को आप स्पेशल इंक्लूजन नहीं दे सकते हो इन द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मीन्स वोटिंग लिस्ट, ठीक है, मतलब वो एज अ वोटर नहीं बन सकता है। तो इन स्पेशल ग्राउंड्स के वजह से यू कैन नॉट आस्क समवन और यू कैन नॉट गिव द प्रिविलेज टू समवन टू बिकम स्पेशल इन द इलेक्टोरल रोल, और you cannot make someone ineligible to become to be included in that। तो आप इसकी वजह से किसी को रोक भी नहीं सकते हो और किसी को स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं दे सकते हो। These grounds cannot become the criteria of being a part of वोटर लिस्ट। अगर कोई 18 से ऊपर है तो वो बन सकता है, अगर कुछ और स्पेशल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ चार्जेस वगैरह के, वो एक अलग बात है। बट इन जनरल सिचुएशंस एनीवन हु इज़ एन एडल्ट इक्वल टू और ग्रेटर दैन 18 ईयर्स हम उसको इंक्लूड करते हैं। इन ग्राउंड्स पे देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ, सी दिस इज़ वाई वी नीड टू गो फ्रॉम बेसिक्स, जीरो से बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये सब बेसिक्स का मतलब ही नहीं पता होता, जो हमने पहले डिस्कस किया था, हाउ वुड यू मेक सेंस ऑफ दीज प्रोविजंस। यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लक्ष्मीकांत रीड द लाइन्स एंड स्टिल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। नाउ फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईदर दैट्स लोकसभा इलेक्शन या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, वहाँ के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। होता है ना, जब आप वोट देने जाते हो तो वहाँ की अपनी एक सिंगल लिस्ट होती है, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की, एंड उसमें किसी को भी हम इनएलिजिबल नहीं करेंगे या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे ऑन दीज ग्राउंड्स, ठीक है। लक्ष्मीकांत पे आते हैं, सेम चीज़ देखो लिखा हुआ है, देयर इज़ ओनली वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल द जो एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड इसीलिए कोई कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको अबॉलिश कर चुकी है, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। यानी ये सब किस बेसिस पे होता था, रिलीजन के बेसिस पे, कि हम किसी धर्म पे स्पेसिफिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या उन्हीं के धर्म के लोग जो हैं वो उनको चुन सकते हैं। इस तरह का पहले सारा सिस्टम जो कॉलोनियल वर्ल्ड में चल रहा होता था अब नहीं अलाउड है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन्ड कि किसी भी ये जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन है हम नहीं करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अकॉर्डेड इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइज, यानी राइट टू वोट की जब हम बात कर रहे हैं, वी डू नॉट डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस इज अबाउट आर्टिकल 325, दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 324, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 326 क्या कहता है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। मैंने वो 30 डेज सीरीज में भी आपसे ये पूछा था, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हम ये बार बार कहते हैं कि हम 18 साल से ऊपर हैं यानी एडल्ट है, बेसिकली यहाँ पे तो एडल्ट का एज नहीं बताया जा रहा है, एज तो एक्ट के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो पहले 21 साल था, बाद में घट के 18 हो गया। यू फाइंड आउट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिस हैपेंड। लेकिन एडल्ट को अलाउड है टू वोट, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 326। सो दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो दिस इज व्हाट दे से, दैट दीज इलेक्शंस हैपन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, दैट इज एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, समझो बात को, आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये अमेंडमेंट के थ्रू देखो इंक्लूड किया हुआ है, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट द एडल्ट सफरेज। ये जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में ऐसा कोई भी नंबर लिखा होता है ना, 1 2 जो भी लिखा होता है, वो एक एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट के वजह से होता है, ठीक है, या किसी भी स्पेशल चीज़ का मेंशन के लिए वो ऐसे नोट्स आपको देते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज मेंशन्ड, ओके। देखो, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उस वाले स्लाइड में मैंने ये अटैच नहीं करा था। 326 में ये दिया हुआ है, दिस तो वी हैव रेड। नाउ यू सी नंबर 2, आपके जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर आपको मुझे यही दिखाना पड़ जाएगा, बिकॉज ही नीडेड टू एक्सप्लेन हाउ दीज नोटिंग्स वर्क, ओके। सो नंबर 2 पे क्या आएंगे, क्या लिखा हुआ है, दिस मीन्स सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट। सो यू विल रिमेंबर दिस, 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू 21 ईयर्स से घट के 18 साल हो गया था। इफेक्ट में वो 89 में आया, बट एक्ट 88 का था।
तो इसलिए देखो लिखा गया है सब्सटीट्यूटेड फॉर 21 ईयर्स। तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था तो क्या मेंशन था, एडल्ट सफरेज के साथ 21 ईयर्स मेंशन था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। अब वो 18 साल क्यों बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया है टू बी कॉल्ड एज एडल्ट। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या मेंशन होता है, ठीक है। चलो अब ये जो भी सारा डेट और ये सब डिसाइड होगा कि किस डेट को हम कट ऑफ रखेंगे एज डिसाइड करने के लिए, दैट वुड बी फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड एनी वन हु इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आपको वोटर की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है, बट एक्सेप्ट फॉर दैट फॉर द कॉजेज लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। सो दीज आर दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि किसी का मान लो माइंड अनसाउंड है तो वो कैसे वोट करेगा, वो कैसे सही डिसीजन लेगा, या फिर किसी का बहुत ही बुरा वाला क्रिमिनल मतलब रिकॉर्ड है, करप्शन का, इलीगल प्रैक्टिस का, मतलब अगर उसको किसी भी लॉ के तहत में डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया अगर गया है, ये नहीं कि कोई ऐसे ही क्रिमिनल है तो उसको अलाउड नहीं होगा, अगर उसको ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है कि वो डिसक्वालीफाइड है टू वोट, तब उनका नाम हम हटाते हैं। बट ईदर वे बाकी सब लोगों के लिए इन जनरल एडल्ट सफरेज काम करता है। और कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है 326, कितना साल होता है 18, ये 21 से घट के कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना हमने अभी देख लिया, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। लेट्स सी द लक्ष्मीकांत पॉइंटर अगेन, सेम चीज़ें लिखी हुई है बट जल्दी से देख लेते हैं कि इलेक्शन जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगा। सो एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है, सिटीजन होना ज़रूरी है। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप दैट यू डू बोथ फ्रॉम योर NCERT में भी एक थ्योरी चैप्टर है प्लस योर लक्ष्मीकांत, दोनों में दिया हुआ है सिटीजनशिप पे, ठीक है। नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा सिटीजन कौन है। ओके, हु इज़ 18 years of age इज एंटाइटल्ड टू वोट अनलेस ही इज डिसक्वालीफाइड फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है। तो ये वाला कौन सा आर्टिकल हो गया 326 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 327 आर्टिकल क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर्स यानी पार्लियामेंट के लिए क्या अधिकार है कि वो लेजिस्लेचर्स के भी इलेक्शन पे क्या क्या बना सकता है। तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉज बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्शन विथ इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब बेसिकली पार्लियामेंट की बात हो या स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन बनाना है इलेक्शन का वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, ये याद रखना है। और वो कैसे मैटर्स हो सकते हैं, चाहे इलेक्टोरल रोल बनाना हो यानी वोटिंग लिस्ट बनाना हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी की डीलिमिटेशन करनी हो, तभी तो डीलिमिटेशन एक्ट आया था ना, हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, यहीं से तो आया, इसी पावर से तो आया। या फिर कोई भी ऐसा मैटर हो विच इज़ नेसेसरी टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जस्ट हाउस, उसको वो पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। वापस से देखते हैं, पार्लियामेंट मे मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस, चाहे वो ये सब फंक्शंस हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास तो पावर है और मैंने बोला है स्टेट अभी नहीं कर सकता है, लेकिन क्या स्टेट इस आर्टिकल के थ्रू नहीं कर सकता है, समझना, ये याद रखना। आर्टिकल 327 does not give the power to the state legislature to act on this matter. It gives the power only to the parliament. So the question is, does the whole constitution of India give no power to the state legislature at all with respect to these decisions? Let's see and find out. Article 328 क्या कहता है, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ सच लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो पार्लियामेंट और दूसरे स्टेट लेजिस्लेचर्स के मैटर्स में भी हेल्प कर सके, बट स्टेट लेजिस्लेचर तो सिर्फ अपने अपने स्टेट के लिए कर सकता है ना, स्टेट वन कैन नॉट डू दैट फॉर अदर स्टेट। दैट इज वाई दीज आर गिवन इन 2 different आर्टिकल्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वन विच इज़ इन दैट बिहाफ नॉट मेड बाई पार्लियामेंट, मतलब जिस चीज़ों में मान लो पार्लियामेंट में कुछ नहीं करा, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी अपने लॉज बना सकते हैं, ठीक है, विथ द इलेक्शंस टू द हाउस और ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी हाउस के लिए, हाउस कोई भी हो सकता है, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, यानी कि
लेजिस्लेटिव असेंबली और या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउसेस कोई भी हो सकते हैं, और वो सेम ही मैटर हो जाएगा, वोटिंग लिस्ट तैयार करना और बाकी कोई भी मैटर जो भी ज़रूरी हो सकती है वो सब करवाना। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? 328 से। सेम चीज़ लक्ष्मीकांत में दी हुई है, स्टेट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक ये इन्होंने जो कि सिंप्लीफाई कर दिया है तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रोविजंस बना सकते हैं, बट दे कैन मेक प्रोविजन ओनली फॉर दोज मैटर्स विच आर नॉट कवर्ड बाय द पार्लियामेंट। वही हमने पढ़ा ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना उसको, क्योंकि वो लीगल लैंग्वेज है, थोड़ा सा हायर टफर एंड पे हो जाता है। लक्ष्मीकांत में सिंप्लीफाइड है, तो दे कैन ओनली सप्लीमेंट द पार्लियामेंट्री लॉ, दे कैन नॉट ओवर राइड इट। इसीलिए तो मैंने बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एडिशनल काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ओनली दोज वंस इन दैट बिहाफ विच इज नॉट मेड बाय पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट ने नहीं करा है उसमें फिर वो स्टेट कर सकता है। आई होप दैट्स क्लियर। 329 क्या कहता है? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मेड और purporting टू बी मेड अंडर आर्टिकल 327 और 328, इन दोनों केसेस में जहाँ डिलिमिटेशन की बात हो रही है, सो इफ एनी लॉ वुड बी मेड, फॉर एग्जांपल डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा डिलिमिटेशन एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, दैट विल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। जुडिशरी का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा बनाया गया जो भी डिसीजन होगा, लिया गया जो भी डिसीजन होगा, वही फाइनल होगा। तो जुडिशरी विल नॉट क्वेश्चन अबाउट द सीट अलॉटमेंट इशूज़ या फिर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, इसीलिए बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, यानी बार लगा रहे हैं हम, रुकावट दे रहे हैं, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे इलेक्टोरल मैटर में। दूसरी चीज़ क्या कहा जाता है कि ये सब जो भी इलेक्शंस हों, या तो लोकसभा में या लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में, दैट विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी। ठीक है, एंड द मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। मतलब लेजिस्लेचर कोई प्रॉपर लॉ लेकर आएगी, तो जब आप इलेक्टोरल लॉज पढ़ोगे ना तो यू विल मेक सेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, उसमें दिया होगा कि अगर आपको इलेक्शन रिलेटेड कोई इशू को उठाना है, इफ़ यू हैव टू रेज एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होगा दैट यू विल हैव टू गो अहेड विद द इलेक्शन पिटिशन एंड एवरीथिंग। तो वो कैसे होगा, वो उस लॉ द्वारा डिसाइड किया जाएगा और वो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। बट एक्सेप्ट फॉर दैट, एक पूरा प्रोसेस अप्लाई किए बिना कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ठीक है, यानी जुडिशरी पे यहाँ पे काफ़ी कर्ब है इस मैटर में। अब देख लेते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन या सीट अलॉटमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। हमने पढ़ लिया, इसका क्या मतलब है? दैट द ऑर्डर्स इशूड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन बिकम्स फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट क्या था? दैट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चनड। कोई इलेक्शन पे आप सवाल नहीं उठा सकते हो एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंटेड टू अथॉरिटी एंड मैनर प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर। यही लिखा हुआ है। तो 1966 से क्या चल रहा है कि इलेक्शन पिटिशंस जो हैं उसको हाई कोर्ट में लेके जाया जाता है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना कि अथॉरिटी लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। लेकिन ये तो हाई कोर्ट के पास लेके जाया जाता है जहाँ का भी जो भी मामला हो। लेकिन अगर एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात हो, मतलब अगर हम इस डिसीजन से सहमत नहीं हैं, कोई इशू है एंड वी वांट टू अपील टू द हायर अथॉरिटी कि वी नीड सम सॉल्यूशंस, दैट एपिलेट जुरिस्डिक्शन लाइज ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो सो हमने ये सारे आर्टिकल्स देख लिए। क्विकली अगर हम रिवाइज कर लेते हैं, आई जस्ट हेल्प यू रिवाइज। आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उनके थोड़े से अपॉइंटमेंट और ये सब पे बात करता है, रीजनल कमिश्नर्स पे बात करता है, उनके रिमूवल पे बात करता है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट का बात करता है। ठीक है, देन 325 टॉक्स अबाउट कि हम सबको इंक्लूड करेंगे इलेक्टोरल रोल में, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे या स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे ऑन दीज ग्राउंड्स। ठीक है, एक्सेप्ट अगर उसका कोई बैकग्राउंड है तो। 326 बोलता है एडल्ट सफरेज के बारे में। एडल्ट सफरेज क्या है? 18 साल। ठीक है, 327 328 पावर्स देता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में काम करने के लिए। एंड 329 स्टॉप्स द जुडिशरी फ्रॉम इंटरफेयरिंग। राइट, चलो अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप एन अपडेट ऑन द थिंग्स हैपनिंग। एक चीज़ को समझो, ये अभी लेटेस्ट है इस चीज़ पे।
ठीक है, December 23 का न्यूज़ है, जहाँ पर एक एक्ट आ गया, एक एक्ट फाइनल हो गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। अब ये एक्ट कौन सा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस पे। अब ये समझो, एक्ट आया है तो अचानक से तो आएगा नहीं, एक्ट वुड नॉट हैव कम आउट ऑफ नोवेयर, इट वुड हैव बीन फर्स्टली प्रेजेंटेड इन अ बिल फॉर्मेट, विल सी द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड एवरीथिंग, बट अभी के लिए लिसन टू मी व्हाट आई एम टेलिंग। तो बिल के थ्रू ही एक्ट आएगा। अब बिल देखो कहाँ है, बिल का न्यूज़ कब आया था? अगस्त में, ठीक है, सीसी एंड अदर सीसी बिल, तो यूनियन गवर्नमेंट ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया, वो न्यूज़ में आया हुआ था। अब जब आप अपडेट हो रहे हो तो मान लो आपने मार्च में एक न्यूज़ पढ़ा, फिर अगस्त में एक न्यूज़ पढ़ा, फाइनली आपको कंक्लूजन दिसंबर में पूरा मिल गया। तो इफ़ यू वुड हैव रेड द प्रीवियस न्यूज़ इट वुड मेक वेरी इजी सेंस टू यू, क्योंकि वो एक फर्स्ट फाइनल थप्पा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कन्फर्मेशन हो जाएगी कि चलो ये न्यूज़ कन्फर्म हो गया। व्हाट वाज द न्यूज़ इन मार्च? सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल की बात करी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। उस केस का नाम क्या था? अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पैनल द्वारा चूज किए जाएंगे। उस पैनल में कौन कौन से होंगे, विल टॉक अबाउट इट। लेकिन ये न्यूज़ थी मार्च की। फिर अगस्त में उनसे रिलेटेड एक बिल आ गया, ठीक है, बिल आ गया और वो फाइनली यहाँ पे एक्ट में बन गया। तो अब इन दोनों चीज़ को हमारे लिए अब फिलहाल देखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द फाइनल न्यूज़ एज ऑफ नाउ, सो विल जस्ट सी दिस। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये देखो, ये था वो मार्च वाला न्यूज़, इसीलिए इन्होंने उसको बॉक्स में दे दिया है। तो हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द सीसी एंड द ईसीज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, विल बी चोजन बाय अ कमिटी, ठीक है। उस कमिटी में कौन कौन से लोग होंगे? 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उस जजमेंट में क्या बोला गया था? दैट द कमिटी वुड मेक recommendations and advise the president on the appointment of these people until parliament enacted a separate law on the subject। कि जब तक पार्लियामेंट इस टॉपिक पे कोई लॉ नहीं बनाती है, ये तो मार्च का ही न्यूज़ है ना, तो उन्होंने बोला जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है तब तक ये कमिटी वाले लोग इस चीज़ में मदद करेंगे। दे विल हेल्प द प्रेसिडेंट और दे विल रेकमेंड द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बात कर ली गई। अब आप देखो बाकी जो हम समझते हैं, तो वहीं पे उन्होंने बोल दिया था कि पार्लियामेंट को एक लॉ लेके आने की ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट लॉ कैसे लाएंगे? थ्रू बिल लाएंगे। तो पहले वो बिल लाया गया, फिर फाइनली उसको असेंट मिल गया, तो ये एक्ट बन गया। अब उस एक्ट के प्रोविजन समझ लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक्ट का नाम क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट। बिल था, उसको असेंट मिल गया, तो वो एक्ट बन गया। अब ये एक्ट, इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो दिस एक्ट रिप्लेसेस सम अर्लियर एक्ट। एक 1991 का पुराना एक्ट था इलेक्शन कमीशन और इनके बिजनेस ट्रांजैक्शन, सर्विस कंडीशन एक्सेट्रा को लेके, उसको रिप्लेस करता है। व्हाट इज द होल एम ऑफ इट? दैट वी वांट टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन एंड टर्म ऑफ द कमिश्नर्स, ठीक है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, एंड देन ऑल्सो रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। Now the question is who would appoint, who would be this election committee? So appointment authority तो president ही होंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, लेकिन वो किस बेसिस पे अपॉइंट करेंगे? तो वो जो अपॉइंटमेंट होगी दैट वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। उस कमिटी में कौन कौन से लोग होंगे? चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन वुड बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, एंड थर्ड, यहाँ देखो चीफ जस्टिस नहीं है, यहाँ है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। चीफ जस्टिस तो यहाँ पे इन्होंने दिया था ना, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि अभी हम आपको ये टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं अंटिल पार्लियामेंट कम्स अप विद अ लॉ ऑन दैट। नाउ पार्लियामेंट हैज कम अप विद अ लॉ, तो अब वो बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग होंगे। तो दिस इज द फाइनल वर्जन दैट यू हैव टू रिमेंबर। समझ रहे हो वाई अपडेशन इज इंपॉर्टेंट? यहीं पे वो ऑप्शन में दे देंगे विच ऑफ दीज पीपल आर इन द सिलेक्शन कमिटी, आंसर गलत हो जाएगा। समझ आ रही है बात? सर्च कमिटी। अब बात है कि चलो सिलेक्शन कमिटी तो ठीक है, बट उस पूरे बैकग्राउंड पे काम करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ ऑपोजिशन और द कैबिनेट मिनिस्टर विल नॉट कीप सर्चिंग पीपल अक्रॉस द इंडिया कि हम किसको यहाँ पे रोल प्ले करने दें। तो वो सारा काम एक सर्च कमिटी करेगी, स्पेशल उसके लिए बनाया जाएगा। तो दे विल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पर्सन्स फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, कि हम अपॉइंटमेंट के लिए 5 लोगों को फिल्टर करके निकालेंगे, उसमें से ये सिलेक्शन कमेटी जिसको भी चुन ले।
ठीक है. नाउ दैट सर्च कमिटी ऑल्सो नीड्स टू बी हेडेड बाई समवन, so that would be headed by the Minister of Law and Justice, and it will also have 2 other members who would be similar to the rank or above the rank of secretary to the government of India. ठीक है, आपको बस हेड याद रखना है. ओके. एलिजिबिलिटी कहती है कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या कंडीशंस वो लोग ध्यान देंगे, दैट द पर्सन who are either presently holding or have in the past held a post equivalent to the secretary rank of government of India. तो एक eligibility criteria ये हो गया. You have to remember that these criteria are not given in the constitution. It is coming through this act. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, that the person should be a person of integrity and should have the knowledge and experience in the management and conduct of election. इनका कुछ past experience होना चाहिए. सैलरी किसके बराबर रहेगी, इक्वल टू द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है. टर्म ऑफ ऑफिस कैसा रहेगा, 6 साल रहेगा या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाए. राइट. रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. रिमूवल कैसे होगा, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, सिमिलर टू द ग्राउंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, ये तो सीईसी के लिए. और ईसी का रिमूवल कैसे होगा, रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं. हाउएवर इफ दे वांट टू रिजाइन, रिमूवल तो अथॉरिटी करेगी, लेकिन अगर उनको रिजाइन करना हुआ तो किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे. ठीक है. बाकी बॉक्स में इन्होंने सेम चीज़ आपको बताई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट अंडर 324 आर्टिकल ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, एंड प्रेसिडेंट जो है नंबर को फिक्स करते हैं. ठीक है, ये क्लियर है अब. तो अब ये जो पैनल की बात की गई थी ये अब वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ये उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था. बट दैट वाज आल्सो सेड दैट अंटिल द पार्लियामेंट कम्स अप विथ अ लॉ, एंड नाउ दैट द पार्लियामेंट हैज कम अप विथ अ लॉ, दिस सिलेक्शन कमिटी इज टू बी इंक्लूडेड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये हमने इलेक्टोरल सिस्टम को समझ लिया. अब अगर मैं आपको एक और बस चीज़ समझा दूँ कि इसमें अदर टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, जो आपको लक्ष्मीकांत में मैंने आपको सारे चैप्टर्स दिखा दिए, फ्रॉम देयर यू कैन प्रिपेयर. इलेक्शन सिस्टम को आप डिटेल में समझ लो. बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, रिमेनिंग छोटी छोटी चीज़ें यू कैन जस्ट गो अहेड विद दैट. इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन लॉज, ये इंपॉर्टेंट है. रिफॉर्म, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द करंट अफेयर टॉपिक्स. अभी जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन का है, धीरे धीरे आई कैन ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन दीज करंट अफेयर टॉपिक्स, बट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, देयर इज नो कमिटमेंट दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन गो अहेड विद दैट. एंड देन अदर करंट अफेयर टॉपिक्स, जैसे कि आप अब जैसे अभी क्या हो गया, देखो इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है, तो वो पूरा प्रोसेस समझने के लिए आपको ये सारा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है. या फिर उसी में आ जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, वो लागू हो गया है तो वो क्या है. ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और अब ठीक है इलेक्शन कमीशन ने अपने पूरे उसमें SBI ने जो भी डेटा दिया उसको रिलीज़ करा है. तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि करंट अफेयर्स में आती हैं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, बट यू विल मेक सेंस ऑफ देम ओनली व्हेन यू नो द बेसिक्स. सो दीज 4 लेक्चर्स दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस प्लेलिस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये 3 पहले के और अभी एक ये वाला. तो आई होप दीज विल गिव यू इनफ insights to be able to understand how do you proceed with that. Along with that, I am also running this very important initiative and series, ठीक है, अभी जो YouTube पे चल रहा है, which is the one step closer. अभी इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, सेकंड आपने देखा, उसकी तैयारी चल रही है. सो आई रिलीज दैट वेरी वेरी सून, दैट ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर. वन स्टेप क्लोजर में हम क्या कर रहे हैं, एवरी डे के एफर्ट को काउंट कर रहे हैं. तो हर ऑल्टरनेट डे पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज एट वन गो, है ना. सारे इंपॉर्टेंट सेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे DPSP, सारे नेशनल पार्क एक ही बार में याद कर लोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा. तो छोटे छोटे चंक्स में, इसका पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ था, एंड देन हैज़ बीन अ 30 मिनट सीरीज ऑल्सो विच इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड. ये आपको अलग ही लेवल का इंसाइट देगा, करके देख लेना, और बहुत कम टाइम लगता है इसको करने में. सो मेक यूज़ ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर शेयर्ड विथ यू ऑन द चैनल. एंड नाउ आई सी यू गाइज, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और वीडियोज़ में बनाऊंगी, एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग इट. ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय.